नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 9। पहला सवाल है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहले का पहला सवाल हल करते हैं और इससे पहले के सभी सवाल हमने प्रश्नावली 1.1 के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो पहले का पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप देखो, इसको समझने के लिए हमने पहले एक चार्ट बनाया था आपके लिए। देखो ये हमारा चार्ट है। अब देखो ये देखो वास्तविक संख्या पहले समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दो प्रकार है, परिमेय और अपरिमेय। तो अब हमारे पास देखो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो प्रत्येक अपरिमेय यानी कि ये हमारी संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी आ गई, √2, √3 और √5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सभी अपरिमेय संख्या कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है। सही है, तो हमारा हो जाएगा कथन सत्य। और कारण के साथ उत्तर दीजिए, और कारण भी हो जाएगा हमारे पास, कारण देंगे सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की होती है। ये हमारा हो जाएगा पहले सवाल का पहला उत्तर। इस तरह से हम देंगे। पहले का दूसरा सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। आप जानते हो संख्या रेखा पर माइनस की संख्या भी होती है और प्लस की संख्या भी होती है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य, और इसका कारण हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम असत्य, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होते। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होते। ये हो जाएगा हमारा कारण, पहले सवाल का सेकंड का उत्तर। अब है हमारे पास पहले का तीसरा। पहले का तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दोबारा देखो प्रश्न को, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या हमारी ये, और वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्योंकि असत्य क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों प्रकार की होती है, अपरिमेय और परिमेय दोनों प्रकार की हो सकती है। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में असत्य, और कारण लिखेंगे इसका, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। ये हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल का। प्रश्नावली 1.2 का सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसको देखो समझेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, पहले बात तो हम ये समझ लेते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए हमने पहले चार्ट बनाए हैं। देखो धनात्मक पूर्णांक जो संख्या रेखा के ऊपर हमारे पास दाईं तरफ जो अंक होते हैं, यानी 0 से इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो इनका जो वर्गमूल लेंगे, देखो हम 1 का वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास आता है 1, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब √2 यानी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास मान आएगा 1.414, और ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। उसके बाद है √3 का मान होता है 1.732, और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा लगातार। तो ये हो गया हमारे पास अपरिमेय। उसके बाद है 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएंगे हमारे पास 2, तो ये हो गया परिमेय। और √5 2.236, इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा ये भी। तो ये लगातार चलता रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं, देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे होते हैं? परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो ये हो जाएगा कथन हमारा असत्य। अब उसके बाद देखो, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर में लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे हम, इसके उत्तर में सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि परिमेय भी होते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। और नीचे लिख देंगे हम, अब ऐसी संख्या लेनी है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी? देखो, √4। √4 क्या है हमारे पास? √4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएंगे? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह √9 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? √9 का वर्गमूल होता है 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 2 के। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें ये दिखाना है कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। देखो, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होता है। देखो, समकोण त्रिभुज का निर्माण आपने पिछली कक्षाओं में किया भी होगा। देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो कहलाती है कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और इसके जो नीचे जो होती है रेखा वो कहलाती है आधार, और ये जो सीधी रेखा है वो कहलाती है लंब। तो इसके अंदर लंब, कर्ण और आधार, ये समझ में आ गया क्या होते हैं। तो अब हम क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और √। ये इसका कर्ण निकालने का सूत्र होता है, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और √। ये हमारा कर्ण निकालने का सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो अब हम कर्ण निकालते हैं इसका। तो कर्ण निकालने के लिए हम आधार मान लेते हैं 2। तो यह आधार के स्थान पर लिख दिया हमने 2, और 2 का क्या करना है? वर्ग। उसके बाद प्लस का निशान। अब उसके बाद हमें क्या करना है? लंब। लंब देखो, ये रेखा होती है लंब। ठीक है, ये वाली रेखा क्या है? लंब। और इसका हम 1 मान लेते हैं। इसकी जो लंबाई कितनी मान रहे हैं हम? 1। तो यहाँ पे रख देंगे 1, और 1 का क्या करना है? वर्ग। अब हमें आगे इसको हल करेंगे तो कर्ण बराबर √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। उसके बाद कर्ण निकालेंगे तो 2 का आपको पता है स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आ गए 4, और 1 का वर्ग कितना होता है? 1 गुणा 1। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1। तो 4 और 1 कितना हो गए? 5, √5। तो कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास? √5। अब हम इसको किस पे दर्शाएंगे? संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें इस त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसके अंदर लंब, आधार और कर्ण होते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। तो इसको दर्शाने के लिए हमें कर्ण कितना मिला? √5। इसको अब हम दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से, और इसके अंदर हम यहाँ पर रख लेते हैं इसका बिंदु 0। ये हमारा बिंदु हो गया 0। अब हम प्रकार की सहायता से, देखो प्रकार हमें लेना है और इसकी जो माप है वो एक बराबर रखनी है। इसको माप मान लेते हैं हम 1 इकाई है, इसको कमबत्ती नहीं करना है और ऐसा ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस 0 पे से इस तरह से हम यहाँ पे इसके नाप के छोटे छोटे खाने बना देते हैं। एक खाना ये हो गया और एक खाना ये हो गया और एक खाना हमारा ये हो गया। याद रखना, हमें जो प्रकार की माप है उसको हमें ऐसा ही रखना है। ठीक है, कमबत्ती नहीं करना है। इस तरह से हमने ये छोटे छोटे खाने बना दिए हैं। अब हम इनके नाम लिख देते हैं। 0 के बाद कितने आते हैं? 1। इसका नाम 1 हो गया, ये 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया हमारा 4 नंबर। इस तरह से हमने ये इनके 1 2 3 4 नंबर डाल दिए।
अब हमें क्या करना है, इस सवाल के अंदर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है √5 को। तो आपको पता है, पहले हम आपको बता चुके हैं कि √5 को निरूपित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक समलंब त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो समलंब त्रिभुज के अंदर आप जानते हो कर्ण, लंब और आधार होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार हमारा कितना लिया था हमने, आधार 2 लिया था, और लंब कितना लिया था हमने 1 इकाई, और आधार हमारे पास 2 इकाई है। तो अब हमारे पास जो आधार है ये क्या है, आधार है। आधार कितना लिया था हमने, 2 इकाई, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हमारा हो गया 2 इकाई। ठीक है, ये हमारा 2 इकाई हो गया आधार। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये आधार है, लिख और देते हैं आधार। और हमने इसके अंदर लंब लिया था हमने 1 इकाई, कितना लिया था 1 इकाई, और ये हमारा हो गया 1 इकाई। यहाँ से लंब खींचेंगे 1 इकाई, लेकिन इस पे क्या बनाएंगे, पहले 90 डिग्री का समकोण बनाएंगे। किसकी सहायता से, चंदे की सहायता से। ये देखो हमारा चंदा है और इसको ऐसे रखेंगे, और इसको अब हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे इसके ऊपर, और आधार हमारा ये रहेगा, और ये बिंदु कौन सा, ये। तो ये बिंदु हम इस पे पहले सेट कर लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। देखो हमने इधर से काउंट करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है, और 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये आ गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का हमें बिंदु लगा देते हैं पहले। अब इसके बाद में हम एक सीधी रेखा इसके साथ खींच देते हैं। ये हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया, और सीधी रेखा हमने ये खींच दी। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण समकोण। और आपको पता है ये हमारा आधार है, ध्यान रखना। और ये क्या था, हमारा लंब था, और लंब की हमारे पास कितनी लंबाई थी, 1 इकाई। देखो लंब की कितनी थी इकाई, 1, यानी ये वाला लंब की लंबाई है हमारे पास 1 इकाई। तो 1 इकाई की हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाप काटेंगे। और हमने जो प्रकार में भर रखी है ये 1 इकाई की नाप है इसमें, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट देते हैं। ये हमने इस बिंदु से लेकर के यहाँ पे हम 1 इकाई की चाप काट देते हैं। देखो ये हमने 1 इकाई की चाप काट दी है, क्योंकि हमारी जो लंब की लंबाई कितनी है, 1 इकाई है। तो इसलिए हमने प्रकार की सहायता से 1 इकाई की चाप काट दिए। और आधार की लंबाई कितनी है हमारी, 2 इकाई। तो यहाँ से देखो यहाँ तक 2 इकाई हो गई है। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें ये जो कोण है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख देते हैं। देखो इस बिंदु को हम नाम रख देते हैं, ये वाला बिंदु हो गया हमारा ए, ये वाला बिंदु हो गया हमारा बी, और ये वाला बिंदु हो गया हमारा सी। इस तरह से हमारे नाम हो गए ए बी सी। अब इस सी बिंदु को ए बिंदु से क्या करेंगे, मिला देंगे। किसकी सहायता से, आप स्केल या डी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, अब हम मिला देंगे। मिलाते समय ध्यान रखना, सावधानी रखना कि आपकी लाइन सीधी हो, तिरछी ना खींचे। तो इसलिए अच्छे से इसको सेट कर लेना पहले, और फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना। ये हमने देखो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया है। अब आगे देखो इसमें ये हमारा हो गया कर्ण। क्या नाम है इसका, कर्ण। यहाँ लिख देते हैं कर्ण। ये हो गया हमारा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती, कर्ण कहलाती है। और आपको पता है ये जब 2 है, इसकी कितनी है, 2 इकाई। यहाँ लिख देते हैं इसकी लंबाई कितनी, आधार की 2 इकाई, और इसकी लंब की जो लंबाई है हमारी कितनी है, 1 इकाई। यहाँ लिख देते हैं 1 इकाई। ये 2 इकाई है आधार, और लंब कितना है, 1 इकाई है। और कर्ण कितना आया था हमारे पास, देखो कर्ण हमें निकालना था। आपको पता है सवाल के अंदर कर्ण जब निकाला था, ये रहा कर्ण निकाला था, तो कर्ण का मान कितना आया था, √5। जब आधार 2 था और लंब कितना था, 1, तो कर्ण कितना आया था, √5। तो ये वाला हो गया हमारे पास √5 इकाई। यहाँ लिख देते हैं √5 इकाई। ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया हमारा
आधार। अब हमें क्या करना है, इस √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, देखो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम प्रकार की सहायता लेंगे। किसकी लेंगे, सहायता प्रकार की। और प्रकार की सहायता लेंगे और यहाँ से और यहाँ तक इसकी क्या करेंगे, हम दूरी इसको चाप काटेंगे। देखो यहाँ से हमने इसकी एक बिंदु 0 पे रख दिया, बिंदु ए पे हमने इसको रख दिया और यहाँ पे हमने क्या करनी है, इसकी पे चाप एक काटनी है। देखो ये बिंदु आ गया, ये बिंदु थोड़ा सा और कम रह गया, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये हमारा बढ़ गया। प्रकार देखो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए आपका, कभी ऐसा नहीं हो आपका ये प्रकार बेकार क्वालिटी का और वो चाप कितनी काटो और कट कितनी जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे सीधी बिंदु ए से और ये चाप हमारी सीधी किस पे जाएगी, संख्या रेखा पर। देखो ये संख्या रेखा पर गई, ये किस पे जाएगी, हमारी संख्या रेखा पर जाएगी। यहाँ से हम एक चाप काटेंगे और ये किस पे जाएगी, हमारी संख्या रेखा पर। देखो ये गई, ठीक है। यहाँ से एक चाप काटेंगे सीधी और ये किस पे जाएगी, हमारी संख्या रेखा पर। और ये जो होगा बिंदु, ये जो बिंदु आया है हमारे पास, ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा √5। ये हमारा हो गया अनुस्वर, ठीक है, समझ में आ गया। ये चाप यहाँ से और यहाँ से जो चाप काटी है हमने संख्या रेखा पर, ये जो बिंदु बन गया नया, इस बिंदु का नाम है √5। ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपित करना। इस तरह से ये सवाल को आपको करना है और ठीक से समझ के करना है, ठीक है। सवाल समझ में नहीं आए तो इसको बार बार देखना है और सिद्ध करना है। प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये क्रियाकलाप का सवाल है। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। हमें क्या करना है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। इस तरह का वर्गमूल सर्पिल बनाना है। और कैसे बनाना है, तो इसकी रचना दी हुई है हमारे पास। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना है, ओ बिंदु को ले लो आप, और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। यानी कि हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है जिसका नाम क्या रखना है, OP। अभी हम आपको करके बताएंगे सारी चीज़ें। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। उसके बाद हमें ये आकृति भी देखना है, ऐसे नहीं है आकृति कैसे बनाना है, रचना के हिसाब से बनाना है। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 10 इस तरह से हमें ये सर्पिल बनाना है और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 √5 √6 √7 इस तरह से दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये √3 √2 4 5 ये क्या होते हैं, इनके मान कैसे निकालते हैं। तो वो एक बार समझ लेते हैं। हमने एक चार्ट बनाया है, देखो ये हमारा चार्ट है। आपको इसको देखना अच्छी तरह से समझना, हम आपको बता रहे हैं। देखो √2 को निकालने के लिए हमें आधार 1 इकाई मानना पड़ेगा और लंब भी कितना मानना पड़ेगा, 1 इकाई, ठीक है। और ये हमारा सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आपको पता है 1 का जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 का वर्ग करने पे 1 ही आएगा और इधर 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 ही आएगा। और 1 और 1 कितने होते हैं, 2, तो √2 आ गए, ठीक है। √2 का मान समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह √3 निकालेंगे तो हम इस √2 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दो दोबारा, √2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। √2 और इसका वर्ग प्लस
1 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं तो देखो अंडर रूट 2 का वर्ग, तो इसका मतलब हो जाता है अंडर रूट भी लग रहा है और वर्ग भी लग रहा है, तो अंडर रूट से वर्ग आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो क्या बचेगा 2 और प्लस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो 2 और 1 3, तो क्या आ गया अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 का मान पता लग गया, यानी आधार हमारे पास अंडर रूट 2 और इसका लंब कितना होगा 1 इकाई। उसके बाद अंडर रूट हम 4 निकालेंगे, तो अंडर रूट 3 को पहले हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अंडर रूट 3 को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब हम देखो अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होगा, 3 ही हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, तो अंडर रूट 4 का वर्ग आ गया, यानी अंडर रूट 4 का मान आ गया। उसके बाद अंडर रूट 5 का निकालेंगे, तो अंडर रूट 4 को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, 4 और 1 5, अंडर रूट 5 का मान आ गया। इसी तरह अंडर रूट 5 को अब हम यहाँ रख देंगे तो अंडर रूट 6 का मान आ जाएगा, और अंडर रूट 6 को अगर यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट 7 का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सर्पिल आगे चलता रहेगा, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, इसी तरह आगे तक ये हमें करना है, चलता रहेगा। ये आपको समझ में आ गया कि अंडर रूट जो निकालते हैं तो इनके जो मान होते हैं, आधार और लंब का मान कितना लेना होता है, 1 इकाई, इधर भी 1 इकाई, इधर फिर अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 इकाई, और यहाँ पे 1 इकाई लंब। ये आधार है, ये लंब है, ये ध्यान रखना बस। अब इस चार्ट के माध्यम से अब हम एक इस तरह का चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, बिंदु O। ठीक है, बिंदु O लेने के बाद हम दूसरा बिंदु P1 लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे रेखाओं को। अब हम इस चित्र की रचना करते हैं, तो विशेषकर अब ध्यान देना, अच्छे से समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूं। फिर भी समझ में नहीं आया तो इसी चार्ट को आप दोबारा समझ लेना, क्योंकि रिवाइज कर लेना वीडियो को, यानी बैक कर लेना वीडियो को, तो आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चार्ट समझ में आने के बाद ही ये चित्र का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, इसको बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम इस चित्र का निर्माण करते हैं सूत्र जो हमारे प्रश्न में दिए रचना के आधार पर। प्रश्न के अनुसार तो सबसे पहले तो हम बिंदु O लेते हैं, ये हमारा हो गया बिंदु O। ठीक है, ये हमारा बिंदु O हो गया। अब इससे हमें 1 इकाई का, यानी कि हमारा जो प्रकार है वो कितना है, 1 इकाई का, यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे 1 ही, और इससे क्या, ये हो गया बिंदु P। ठीक है, ये हो गया बिंदु P, और इनको हम क्या करेंगे, अब मिला देंगे। ठीक है, बिंदु O ले लिया और बिंदु P पे इसको हमने मिला दिया, 2 बिंदु है ये, और प्रकार की सहायता से ही करना है। प्रकार में हमने 1 इकाई का ये नाप इसमें भर दिए, देखो ये 1 इकाई है, और इसके अंदर हमने ये सीधा इसको बना दिया। ये इस बिंदु का नाम हो गया, इस बिंदु का नाम लिख देते हैं हम, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। इस बिंदु का नाम है O, और ये बिंदु हो गया हमारा P, इन इसको P1 मान लेते हैं, P1, इन दोनों को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर, P बिंदु पर क्या करना है, रेखाखंड लेना है, और रेखाखंड इस पे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और उस पर हमें 1 इकाई की ही चाप काटनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 इकाई की चाप काट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 इकाई की क्यों काट रहे हैं, आपको बता देते हैं। क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, रूट 2 को निरूपित कर रहे हैं, तो रूट 2 को निरूपित करने के लिए आधार भी कितना, 1 इकाई होना चाहिए, और लंब भी कितना होना चाहिए, 1 इकाई। तो हमें 1 इकाई इस प्रकार की सहायता से यहाँ पे हम एक यह चाप काट देते हैं। ये हमने इसकी ये चाप काट दी। अब इसके ऊपर हम एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। देखो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप सीधी रेखा स्केल की सहायता से भी खींच सकते हो, वरना आप डी की सहायता से भी खींच सकते हो। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, इधर से काउंट होता है, आपको पता है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का, हम इस पर एक रेखाखंड खींच देते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एक रेखाखंड। ठीक है, ये हमने चाप काट दी। अब इसकी जो इकाई है, 1 इकाई की लंबाई है, इसकी भी 1 इकाई की लंबाई है। हम यहाँ पे लिख भी देंगे 1 इकाई, इस तरह से आप भी लिख लेना, 1 इकाई
होमवर्क की कॉपी में कार्य करते समय ध्यान रखना, सफाई से काम करना है और आपको पेंसिल की सहायता से काम करना है। मैं पेन की सहायता से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में साफ नहीं दिखेगी सुरमी, लेकिन आपको पेंसिल सुरमी की सहायता से करना है। इसकी आधार भी कितना है 1 इकाई और लंबी कितना है 1 इकाई। याद रखना कि मैं 1 इकाई क्यों रख रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि देखो अपने √2 कर रहे हैं तो 1 इकाई आधार भी 1 इकाई है और लंबी कितना है 1 इकाई और कर्ण क्या होगा हमारा √2। तो अब हम इन दो रेखाओं को, ये हो गया P1, इसका नाम लिख देते हैं P2, ये रेखा होगी हमारी P2। अब हम P2 को O से मिलाते हैं। इस तरह से हमारे प्रश्न में दिया हुआ है रचना के अंदर, पुस्तक के अंदर। अब हम दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। ये देखो ये हमने दोनों को इनको क्या कर दिया मिला दिया। बिंदु से बिंदु को इस तरह से मिलाना है आपको, ठीक है। ये हो गया P2, ये हो गया P1, ये हो गया यानी 0, यानी O बिंदु है ये। और इसका नाम क्या होगा, ये जो 1 इकाई है ये भी 1 इकाई है, तो इसका नाम हो जाएगा √2। यहाँ लिख देंगे √2। ये क्या है कर्ण है, और कर्ण आपको पता है 90 डिग्री के सामने का क्या होता है कर्ण होता है, और ये हमारा था 90 डिग्री का कोण। ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, यानी आधार भी 1 इकाई और लंबी 1 इकाई। तो हमारा जो कर्ण कितना होगा √2। इस सवाल में हमने चार्ट आपको पहले समझाया था इसके अनुसार। अब हम क्या करेंगे, इस √2 को क्या करेंगे, हम √2 को क्या मान लेंगे आधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे आधार मान लेंगे, और इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो पहले तो इस पे हम इस बिंदु पे क्या करेंगे 1 इकाई का चाप काट देते हैं, ताकि हमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सभी में 1 इकाई का ही चाप काटना है, क्योंकि लंब कितना है हमारे पास 1 इकाई है। याद रखना हमारे जितने भी लंब है ये लंब है सारे कितने हैं 1 इकाई के हैं सारे। तो हमें चाप भी कितने की काटनी है, लंब सारे लेने हैं 1 इकाई के। तो यहाँ पहले 1 इकाई का हमने क्या कर दिया चाप काट दिया, उसके बाद हम अब 90 डिग्री का इस पर कोण बना देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन के तैयार। देखो इधर ये 90 डिग्री है हमारे पास, 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का चाप, 90 डिग्री कोण हो गया। और चाप को हम थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, ताकि हमने चाप इधर काटा था और चाप को इधर हम कर देते हैं। ये हमारा चाप हो गया। और आप इन सूत्रों को भी अच्छे से देखते रहो, ठीक है। ये आप सूत्र को अच्छे से देखोगे तभी आपका निर्माण होगा। अब हम इस रेखा को यहाँ से मिला देते हैं। देखो ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, और इसमें आधार कितना है आपको याद होना चाहिए। बताओ आधार कितना है। आधार इसमें आपको पता है √2 माना है, ठीक है, क्योंकि इससे देखो हमने √2 माना था आधार। तो ये लंब कितना हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा 1 इकाई। लंब सब में 1 इकाई रहेगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे इस बिंदु को इससे मिला देंगे, यानी बिंदु इस बिंदु का नाम, ये हमारा बिंदु का नाम हो गया P3। यहाँ लिख देते हैं P3। ये बिंदु का नाम हो गया P3। अब इस बिंदु को इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे मिला देंगे, यानी O को बिंदु P3 से मिला देंगे। ये हमने बिंदु को मिला दिया है, यानी O को बिंदु P3 से मिला दिया है। तो बिंदु P1 P2 P3 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये हमारा ये कितना है 1 इकाई है, ये तो 1 इकाई रहेगा लंब तो सभी में। और ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और आपको पता है कर्ण, अब यहाँ पे √2 आधार माना था, तो हमारा क्या कर्ण कितना होगा √3। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3। आधार हो गया हमारा √3। और इस तरह से हमारा ये सर्पिल चलता रहेगा। अब फिर से हम क्या करेंगे इस P3 बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक इकाई की चाप काटेंगे। तो हमारा ये अगला √4 निकल के आ जाएगा। अब देखो ये हमारा आधार है √3
और ये बिंदु P3 है, ये बिंदु O है, और इसमें जो लंब है 1 इकाई है। तो अब हम यहाँ पे लंब खींचेंगे इस P3 पर, यानी पहले लंब खींचेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 इकाई की चाप काट देंगे। ये हमने चाप काट दी और यहाँ बिंदी लगा दी, 90 डिग्री कोण है। अब इसको हम इस बिंदु से यहाँ पे मिला देते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते समय। अब ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण, और ये 90 डिग्री कोण हो गया। अब हम इसको नाम लिख देते हैं, ये P3 था और ये हो गया P4, ये हो गया P4, ये बिंदु हो गया P4। और P4 बिंदु को भी किससे मिला देंगे, O से मिला देंगे। ये देखो हम मिलाते हैं बिंदु O से, P4 को मिला रहे हैं बिंदु O से, ये हमने मिला दिया O से। यानी अब देखो ये हमारा हो गया लंब 1 इकाई, ये तो 1 इकाई रहेगा, आपको पता है, हमने बता चुके हैं आपको सूत्र में। देखो ये हमेशा लंब सब में 1 इकाई रहेगा। अब हमारा ये हो गया P4 और ये हो गया हमारा कर्ण। और कर्ण कितना आएगा हमने बताया था, ये देखो हमने बताया था इस चार्ट के हिसाब से √4। देखो ये रहा हमारा, ये हो गया कर्ण कितना है √4। जब हमारे पास आधार कितना था √3 और लंब कितना था 1, तो हमारे पास कर्ण कितना होगा यानी √4। तो यहाँ लिख देते हैं √4, ये हो गया हमारा √4, यहाँ पे √4, ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। इसी तरह से ये सर्पिलाकार बनता रहेगा, आगे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P4 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, लंब 1 इकाई का रेखाखंड खींचेंगे और फिर इन दोनों P5 को O से मिला देंगे। तो हमारा बिंदु आ जाएगा यानी कि √5 आ जाएगा। इस सवाल को आप बार बार प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने लिखा है इस चार्ट को पहले समझना ज़रूरी है। अब हमने देखो √2, √3, √4। अब अगले में आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, लंब रहेगा 1 इकाई का, ठीक है। और उसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार कितना है, देखो आधार हमारे पास रहेगा, हम निकाल रहे हैं √5 को, तो आधार कितना रहेगा √4, यानी ये वाली रेखा हमारी आधार बन जाएगी, ये वाली लंब बन जाएगी। और हम कर्ण जब खींचेंगे उसके बाद क्या जाएगा √5, ठीक है। इस तरह से ये सर्पिलाकार हमारा चलता रहेगा और हमें आगे भी इसको बढ़ाना है। हमने आपको समझा दिया है, आगे आप खुद करना है इस सवाल को पूरा, और हमें होमवर्क के रूप में कॉपी में करके दिखाना। ये ध्यान रखना है, इसको सुरमी से करना है, बाल पेंसिल से करना है, पेन की सहायता से नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप गलती करोगे तो वो गलत होगा। इसलिए आप अच्छे तरीके से पेंसिल से करना और बार बार प्रैक्टिस करना, तभी आपको सही ये सवाल हो पाएगा। और परीक्षा में भी ये सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।